हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक प्यारा सा ड्रामा लेकर। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज इसका पहला पार्ट आया है, कल इसका दूसरा आएगा, तो ऐसे ही हम भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो चलिए ज़्यादा फोकस किए बगैर लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सांगलो को। सांगलो इस ड्रामे की फीमेल लीड है और वो काफ़ी ज़्यादा एविल टाइप के रूप में दिख रही होती है। और उस टाइम पे वो कहीं जा रही थी और तभी वो एक लड़की को धक्का देती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हँसने लगती है। और उस टाइम पे वो अपने आप से बोल रही थी कि इस फैमिली का बड़ा बेटा फेंग, जो एक म्यूट पर्सन है, और उससे शादी करके मैं खुश रहूँगी। मैंने उसके साथ शादी सिर्फ़ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया हुआ है और अब उसके ख़ानदान में आखिर यही बची थी, ये भी मर गए, उसके बाद सब कुछ मेरा, बोल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है अचानक से सांगलू जो थी उसकी आँखें खुलती है और तब हमें पता चलता है शायद ये सपना था। उसके बाद सांगलू बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा फ़ील करने लगती है और उसके बाद फिर से हमें दिखाया जाता है, कोई तो उसे पूछ रहा होता है कि फेंग, जो एक म्यूट पर्सन है, उसके साथ शादी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना सांगलू? स सुनो सांगलू, सांगलू बोल रही होती है कोई तो लड़की, तभी सांगलू अचानक से अपनी आँखें खोलती है। तो सांगलू इधर-उधर देखने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू समझ नहीं पा रही थी ये क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पर उसके सामने एक लड़की थी, इसका नाम है लिली। लिली उससे बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा ना एक म्यूट पर्सन के साथ शादी करना। आई नो रिच है फिर भी। और तभी सांगलू जो थी वो सोचती है ये तो वही नोवेल है जो मैं पढ़ रही थी, और उस नोवेल की फीमेल लीड असल में फीमेल लीड नहीं बल्कि विलेन थी, और उसने उसकी पूरे फैमिली को बर्बाद करने की ट्राई किया था और एंड में उसी को घर से निकाला गया था और एंड में गाड़ी के एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। अरे! मैं तो नोवेल के अंदर आ चुकी हूँ। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद उसे ये पता था कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। इस बात की वज़ह से वो लिली की तरफ देखती है। लिली बोलती है, "मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा ना? इस उम्र में, जिस एज में तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, उस टाइम पे तुम एक म्यूट पर्सन के साथ शादी के रिश्ते में बंधी हुई हो।" ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो अपना फ़ोन पे रिकॉर्डर ऑन करती है और तभी सांगलू उसे देखती है और सोचती है कि इसकी शक्ल देख के कोई सोचेगा नहीं है, इतनी बड़ी चुड़ैल वाली कैरेक्टर है। और सांगलू को इतना ज़्यादा बुरा बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था और अब ये रिकॉर्ड कर रही होगी जो मैं बोलूँगी, और वही जाके वो फेंग फैमिली में सबको सुनाने वाली है, इंक्लूडिंग फेंग, और मैं ऐसा होने नहीं देने वाली क्योंकि इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद सांगलू बोलती है कि म्यूट? किसने बोला म्यूट? और म्यूट से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? वो म्यूट है, इस बात की वजह से हमारी कभी लड़ाई होती ही नहीं है। एक चुप रहता है, एक सुनता है। मैं जितनी बातें करती हूँ वो सिर्फ़ सुनता रहता है और सिर्फ़ म्यूट ही तो है ना, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इतना हैंडसम है, इतना रिच है, इतना केयरिंग है, मुझे लाइफ़ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन इसने कुछ और बोल दिया जिस बात की वज़ह से लिली थोड़ा डिसअपॉइंट थी। और तभी वो बोलती है, और सबसे बड़ी बात तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने हस्बैंड से। क्यों, तुम्हें दिक्कत है क्या? वो मन ही मन में सोच रही होती कि ऐसे बेस्ट फ्रेंड तो किसी को भी ना मिले। और तभी लिली बोलती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम दिल की कितनी साफ़ हो, तुम मुझसे सब कुछ शेयर करती हो एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू। वो बोलती है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा कि तुम खुश हो मेरे आंसर से, या फिर तुम डिसअपॉइंट हो कि मैंने अच्छा बोला, तुम एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं बुरा बोलूँ और मेरे ही फैमिली में मुझे बुरा साबित करो, है ना? वो बोलते हैं नहीं, नहीं तुम गलत समझ रही हो। तभी सांगलू बोलती है कि जो भी जैसा भी समझे आई डोंट केयर, लेकिन हाँ, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। अरे! मैं तो भूल गई थी, मुझे घर जाना है क्योंकि अब तक तो फेंग वापस आ चुका होगा और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम जैसे डबल फेस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है वहीं पर चली जाती हो, बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है बाय और वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो सांगलू थी वो मन ही मन में सोच रही होती है कि जो गलती इस ड्रामे की, इस नोवेल की फीमेल लीड ने की थी वो मुझे नहीं करना, अब मुझे सब कुछ सही करना है। ऐसा वो सोचती है और उसके बाद वो कार का जो की था वो ऑन करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, बाद में पता चला कि वो जो सांगलू थी वो एक मोटरसाइकिल में आई हुई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू जो थी वो तो अपनी बाइक में वहाँ से निकल लेती है और ये सब कुछ लिली देख रही थी। लिली मन ही मन में सोचती है कि बस इसकी शक्ल ही तो अच्छी है, वरना ना इसने अच्छी पढ़ाई की है, ना तो आदतों में अच्छी है, और इसकी हिम्मत है उतनी हिम्मत कि फिर फैमिली की बहू होने के सपने देखे, कभी नहीं होने दूँगी। ऐसा वो मन ही मन में सोच रही होती है। और हमें दिखा हेनरी होता है इस ड्रामे का मेन लीड, जिसका नाम फेंग था ऑब्वियसली, और फेंग एक नोवेल पढ़ रहा होता है। और तभी ओह! ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सांगलू चली जाती है और उसके बाद सांगलू जैसे फेंग को दिखती है, वो बोलती है तुम इतनी जल्दी आ गई। वो तो बस फ्लेक्स में लिली को बोल रही थी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ मिलने जाना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आ चुका था। और उसके बाद अचानक से वो याद करती है कि जो फेंग है, फेंग और इस नोवेल वाली सांगलू क्या
कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था। हालाँकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है और रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है, जो फेंग था उसे देखता है और वो मन ही मन में सोचता है कि इस शादी को ऑलरेडी 2 साल हो चुका है, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट, ना ही कोई इमोशनल बॉन्डिंग। मुझे अफ़सोस है, इसको तो बुरा लगता है, इसको तो एम्बैरेसमेंट लगता है कि जब ये सबको ये बता रही है, जब इसको ये बताना पड़ता है कि इसकी शादी हुई है, वो भी एक न्यू हस्बैंड के साथ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इसका मन नहीं भरता, जो हर वक़्त मुझे परेशान करती रहती है, ऐसा मन ही मन में सोच रहा होता है और वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द आज़ादी देनी पड़ेगी, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी डिसेबिलिटी के चक्कर में इसकी लाइफ़ को क्यों खराब करूँगा, ऐसा वो सोच रहा होता है। काफ़ी सैड था। ऐसे इसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसे दिल वाली सांगलू ने तो बहुत खराब किया है चीज़ों को, लेकिन मैं तो वो नहीं हूँ ना और मैं सही चीज़ें करने आई हूँ, वरना मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ और मेरा भी एंड वही होगा, मैं भी रोड में मरी हुई मिलूँगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा? और उसके बाद वो सोचते हैं कि हर रिश्ते का एक अच्छा शुरुआत तब किया जाता है जब दोनों में बॉन्डिंग अच्छी हो। बॉन्डिंग अच्छी होने के लिए ना एक-दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए। कनेक्शन अच्छा बनने के लिए क्या कर सकते हैं? घूमने जाए, एन्जॉय करे, लेकिन ये घूमने जाना थोड़ी पसंद करेगा। उससे पहले तो मुझे ये पूछना पड़ेगा ना, क्या ये मेरे साथ डिनर पे जाएगा? और मन ही मन में सोचती है कि मैं पूछ लेती हूँ। उसके बाद अपना छोटा-सा नोटबुक निकालती है और उसके बाद वो लिखती है, क्या आज शाम को डिनर पे जा सकते हैं? और ऐसे टक-टक करके मिरर को मार दिया और जैसे ही वहाँ पर फेंग उसकी तरफ देखता है, उसके बाद वो चीट को ऐसे उसकी तरफ फ़ोकस करती है और बोलती है कि, "क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाओगे?" वो कभी भी कुछ लिखता है, वो सोच रही थी अब मना कर देगा, मेरी बहुत बुरी बेइज़्ज़ती होगी, लेकिन फिर भी सोचती है मरने से अच्छा ये बेइज़्ज़ती का ज़हर मैं पी लूँगी और उसके बाद वो हाँ बोल देता है, वो तो बहुत खुश होती है और वो मन ही मन में सोचती है कि पर ये तो उससे बहुत हेट करता था, लेकिन इसने हाँ बोल दिया, इसका क्या प्लान है? फिर भी सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से 100% दे दूँगी। तो वो देख के तो फ्रैंक सोचता है कि इतना अलग रिएक्ट क्यों करे और ज़रूर इसका कोई ना कोई तो प्लान होगा। उसके बाद शाम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हुई होती है, जैसे वहाँ पर फेंग आता है उसके बाद ये फेंग सोच रहा था इसमें कुछ तो बदला है, उसके बाद फेंग बैठता है और उसके बाद सांगलू से बोलती है कि मैं जब हाई स्कूल टाइम में थी मैंने तुम्हारा लैंग्वेज तो पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा साइन लैंग्वेज जानती हूँ, लेकिन इतना ना जान पाऊँ तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, जब तक हम दोनों एक-दूसरे के साथ ही लिख कर ही बात करते हैं। वो लिखता है ओके और उसके बाद वो बोलती है कि एक बात बताओ, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, तुमने कोई स्पेशल कोर्स किया है क्या? वो सोचता है ये क्या बात कर रही है? दरअसल शांगलू बस उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अच्छा फ़ील करवाने के लिए वो कुछ भी बके जा रही थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शांगलू थी वो फेंग को बोलती है, "मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको बात किए बगैर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में थे, मैं इतनी बातें करती थी कि मेरी टीचर ने मुझे हमेशा वीक में 2-3 बार तो क्लास से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैं बकवास करती रहती थी और टीचर को पनिशमेंट देना पड़ता था। तो मैं क्या अगर ज़्यादा बात करूँ तो तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे ना? तुम इरिटेट तो नहीं होगे ना?" वो उसे देखता है, वो सोचती है ये कुछ तो बोलेगा, उसके बाद वो लिखता है इट्स ओके ऐसे भी। फेंग तो बोलता नहीं था, म्यूट था और तभी वो सोचती है कि थैंक गॉड ये ऑकवर्ड तो फ़ील नहीं करेगा। उसके बाद उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि म्यूट होने के अलावा इसमें बाकी ऐसी कौन-सी चीज़ कमी थी जो नोबेल वाली सांगडो ने इतना कांड किया हुआ था, इतना अच्छा दिखता है और इतना काम नेचर का पर्सन, हैंडसम भी है। रिच भी है, लड़कियों को क्या चाहिए और बोलने के लिए क्या है, वो तो मैं हूँ ना। और उसके बाद सोचती है मन ही मन में कि फाइनली एट लीस्ट मैं जो कर रही हूँ इस बात की वज़ह से मैं नोबेल वाली सांगलू की तरह मरूँगी नहीं, ऐसा वो सोचती है और वो सोचती है आज जितना करना था मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा करूँगी इसको डर पड़ेगा। उसके बाद वो सोचती है चलो सो जाती हूँ। सांगलू जैसे सुबह जल्दी से उठती है तो वो रियलाइज़ करती है कि लेट हो चुका था, क्योंकि फेंग वो बाय बोल के चला जाता है। वो सोचती है मैं इसे इम्प्रेस करने के लिए सुबह जल्दी उठ के बाय बोलने वाली थी, बट फिर से ज़्यादा सो गई और जो फेंग था बाहर से ये सुन रहा था और वो हँस रहा होता है। वाला सीन जहाँ पर सांगलू और फेंग डिनर डेट पे जाने वाले थे, इस बात की वजह से सांगलू को ऑफिस से लेने के लिए फेंग आया हुआ था और हमें दिखाया जाता है तभी जो सांगलू थी उसके दोस्त उसे बोल रही होती कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुका है, लेकिन अब तक तुम अपने हस्बैंड को मिला ही नहीं हमसे। और तभी वो बोलती है, नहीं-नहीं मैं मिलाऊँगी, टेंशन मत लो। और तभी वो देखती है कि फेंग जो था स्माइल करते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है। वो वहाँ को अपने पास खींचती है और बोलती है, ये मैंने बोला था हम साथ में जाएँगे, लेकिन तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आ जाती। वहाँ पर वो कुछ लिखकर बोल रहा होता है कि नहीं मैं फ्री था, मैंने सोचा साथ में चले जाते। लेकिन ये लिखना मीन्स सबको समझ में आ गया कि सांगलू का हस्बैंड तो म्यूट है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ओह! मतलब तुम्हारा हस्बैंड बोल नहीं सकता? क्या फ़ायदा हुआ सांगलू, तुम कॉलेज में सबसे अच्छी दिखती थी, सबसे पॉपुलर गर्ल थी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड म्यूट है, व्हाट अ वेस्ट। और तभी उसे इतना गुस्सा आने लगता है और दूसरी लड़की ये बोलती है कि
ऐसा म्यूट हस्बैंड होने से अच्छा है कि तुम सिंगल ही रहती है। आई नो तुम बस खूबसूरत दिखती थी, वरना इसके अलावा तुम्हारे अंदर कौन-सा टैलेंट था जो तुम्हें कोई रिच पर्सन मिलता? ऐसा बोल के आपने वहाँ पर जो बुड्ढा-सा बॉयफ्रेंड रखी हुई थी उसको बोल रही होती है कि बेबी एटलीस्ट तुम तो बहुत बेटर हो। वो भी मस्क के लगा रहा होता है। तभी सांगलू बोलती है कि म्यूट होने में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को क्या दिक्कत है मेरे हस्बैंड से म्यूट होने या ना होने से? मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ है। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कितना प्यारा है, मेरी सारी बातें सुनता है और मुझे इतना प्यार करता है और तुम लोग की तरह नहीं कि बाबू सोना करते रहो और दूसरे दिन कोई और। तुम्हारे जैसा बस तुम्हारे ऊपर पैसे खर्चा करने वाला हस्बैंड किस काम का, जब वो तुम्हें अंदर से खुश नहीं रख पाए। मेरा हस्बैंड बहुत बेटर है और तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ देखने से बना है, इसके अलावा क्या है? और मुझे तो डाउट है कि ये टकला है, पक्का 40 से ऊपर का तो होगा। और ये बोली थी सांगलू तभी वो बंदा समेटने के लिए बाल को पकड़ता है तो बाल तो गिर जाता है। सच्ची में वो बंदा तो टकला था और सांगलू को तो हंसी आती है और उस टाइम पे वहां पर उसकी दोस्त का अच्छा खासा पोपट बनता है। और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड का जो टकला था फिर से ढकने लगती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू हंस रही होती है और तभी वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत है मुझसे बदतमीजी करने की, मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ, तुम्हें पता है? और तभी उसकी दोस्त भी बोल रही होती है कि हम यहाँ के वीआईपी कस्टमर है, मेरे बेबी ने यहाँ पर हमारे लिए वीआईपी सीट बुकिंग की हुई थी, तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें भी यहाँ का कुछ टेस्ट करने का मौका मिला। और उसके बाद वो बोलती है कि अभी के अभी मैं तुम दोनों को यहाँ से निकलवा रही हूँ। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बुलाता है वहाँ के मैनेजर को और बोलता है कि इन दोनों को अभी अभी यहाँ से निकलवाओ क्योंकि हम वीआईपी कस्टमर है, हमेशा आते हैं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है और जैसे ही मैनेजर फेंग की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से उसके दोस्तों की तरफ देख के बोलता है कि सॉरी लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते हैं क्यों? तभी वो बोलता है कि यहाँ पर अगर वीआईपी कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ का जो वीआईपी कस्टमर का जो चार्ज था वो वापस लेके जा सकते हैं, वरना हम ऐसे किसी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने का परमिशन हमें नहीं दिया गया है। और वो इरिटेट होके फ्रस्ट्रेटेड होके वहाँ से चले जाते हैं। सांगलो बहुत ज़ोर-ज़ोर से पागल को जैसे हँसने लगते हैं क्योंकि पहली बार उसके दोस्तों का उसके सामने अच्छा खासा पोपट बना था और सांगलो को खुश देखकर फेंग भी स्माइल कर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है सांगलो नोटिस करते उसने स्माइल किया, उसके तरफ देखती है, बोलती 1 मिनट तुम स्माइल किए ना? वो बैक टू नॉर्मल होता है और वो बोलता है किया करो अच्छी लगती हो और ऐसे ही चल वहाँ पर वो पीछे फिर से पीछे होती है और श्वेंग को तो उसका ये बदला हुआ अंदाज़ काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मेरी दोस्तों ने यहाँ पर बुक किया ही है तो किया ही हुआ है तो हम यहीं पर खाना खाते हैं साथ में। और उसके बाद वहाँ पर मस्ती करते हुए वो ढेर सारा खाना खाती है और उसको भी टेस्ट करवाती है। और फेंग पहले तो कंफर्टेबल नहीं था लेकिन सांगलो की इतनी क्यूट-क्यूट हरकतों की वज़ह से वो भी वो सारी चीज़ें करने लगता है और बाद में वो बहुत एन्जॉय रियलाइज़ करता है कि सांगलो के लिए खुशी का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं, उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती थी। वो ऐसे ही मन-ही-मन में सोच रहा था कि ये इतनी सिंपल अभी बनी है या फिर पहले से ही मुझे आज इसका कुछ अलग ही नज़रिया देखने को। के बाद दिखाया जाता है जो फिंग था, फिंग का असिस्टेंट दूर से इशारा करता है गाड़ी के लिए लेकिन वो उसे इशारा करता है पीछे हटो। उसके बाद वो सांगलू के साथ चलने लगता है। सांगलू बक-बक किए जा रही होती है और वो सुन रहा था। फिर सोचता है कि ये तो अपनी वाइफ के लिए इतना ज़्यादा कंसर्निंग दिख रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू जो थी वो उसे नारियल पानी पीने के लिए भी ऑफर करती है और वो बोलती है कि बस इतना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए और एक ही तरह से पी लेती है, जो देखकर तो फेंग खुद ही शॉक में था। वो मन में बस इतना सोच रहा था कि इसके साथ ये सारी हरकतें क्यूट ज़्यादा लग रही है, कंफर्टेबल था वो। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक मशीन में अपना वेट चेक करती है, वो घबरा जाती है क्योंकि आज तो वेट ज़्यादा ही दिख रहा था। और उसके बाद वहाँ पर फेंग आया था, फेंग की आँखें बंद करवाती है, फेंग उसे उठा के बेड की तरफ लेके जाता है। वो बोलती है, "देखा तो नहीं कुछ भी?" वो इशारा करता है, "नहीं।" उसके बाद वो हँस से बोलती है कि देखो लड़कियों का वेट ना सीक्रेट होता है और किसी को दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो जाके चुपचाप सो जाती है। फेंग हँसने लगता है। उसके बाद वो मन ही मन में सोच रही होती है, इतना हैंडसम, इतना केयरिंग, इतना काम और इतना अच्छा लड़का, इसके साथ रोमांस करने में कितना अच्छा लगता होगा। सोच-सोच के वो वहीं पर सो जाती है। फिर आके उसकी साइड पे सोता है और उसका फ़ोन दिखता है। फ़ोन में बहुत सारी क्यूट-क्यूट चीज़ें लिखी हुई थी और एक जगह पे उसका जो ड्रीम मैन वाला एक क्राइटेरिया था वो भी लिखा हुआ था और वो किसी तो एक्टर को अच्छा बोल रही होती है। वो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। मन ही मन में सोचता है कि ये सब कुछ एक सुपरफिशियल चीज़ें है, मतलब जो वो है नहीं, बस प्रिटेंड कर रहे होने का। मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा सोचता है क्योंकि उसे फेक ऑफ किसी से भी चाहिए। दिखाया जाता है रात को जहाँ पर सांगलू कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड वाला ड्रीम देख रही होती है। सुबह जब अपनी आँखें खोलती है तो वो सोचती है फिर से मैं लेट उठी क्या? लेकिन नॉर्मली जिस टाइम
फेंग ऑफिस जाता था उससे तो आधा घंटा पहले उठी थी। वो रियलाइज करती है कि ये बंदा इसे इग्नोर कर रहा है। सांगलू थी वो मैसेज करती है कि उसे शाम को उसके साथ डिनर डेट पे जाना है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंग मैसेज को देख भी लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी उसकी दोस्त आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा हुआ है, तुम्हें घर पे जाना है, पता है ना। तभी सांगलू को याद आता है ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से जो सांगलू है वो आज अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, जहाँ पर उसके कजिन और उसके अंकल आंटी भी आए हुए थे और वहाँ पर उसके हस्बैंड को जाने के बाद, यानी कि फेंग के जाने के बाद, क्योंकि फेंग एक म्यूट पर्सन हुआ करता था, बहुत बुरी बदनामी हुई थी, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था फेंग को, क्योंकि उसके अंकल आंटी और उसके कजन एक नंबर के गधे थे। तो इस बात की वजह से अब सांगलू परेशान होती है और उसके बाद वो सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड को म्यूट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे जो अंकल आंटी है वो बहुत बुरे। इस बात की वजह से वो मैसेज करती है फिर से दोबारा कि आज नहीं किसी और दिन जाएंगे। और उसके बाद वो उससे नेक्स्ट डे बोलकर वहाँ से वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के घर को निकल जाती है, जहाँ पर उसके अंकल आंटी और उसके कजन्स भी ऑलरेडी आए हुए। सांगलू के अंकल आंटी उससे ये पूछने लगते हैं उसके पापा से, यानी कि उसके बड़े भाई से, कि सांगलू की शादी की लेकिन आपने तो बताया नहीं, आपने मिलवाया भी नहीं, ऐसी कौन सी सीक्रेट शादी की हुई है, हमारी भी बच्ची है, बोलकर वो शो ऑफ कर रहे होते हैं, नौटंकी कर रहे होते हैं, जैसे कि सांगलू के पेरेंट्स को बुरा फील करवाने की ट्राई कर रहे थे। सांगलू जो थी उसको ये पूछा जा रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है, और तभी हमें दिखा जाता है यहाँ पर वही लड़की होती है जो लास्ट टाइम सांगलू को करने के लिए रियूनियन पार्टी पे बुलाई हुई थी। बाद में पता चलता है कि वो उसकी कजन सिस्टर ही है और तभी वो ये बोलने लगते हैं कि इसका हस्बैंड तो म्यूट है। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम बोलती है कि मतलब इसने एक म्यूट बंदे से शादी की। और तभी डैड को गुस्सा आता है और डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता मेरी बेटी ने किसके साथ शादी की है। तभी वो अपने पापा का मुंह बंद करवाती है और वो बोलती है कि बस एक मामूली सा सेल्स मैनेजर है, झूठ बोल देती है, वो उसका पोजीशन रिवील करना नहीं चाहती थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फेंग था, फेंग के बारे में ही मीडिया में बातें बन रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो फेंग का चेहरा टीवी के सामने जाके ढक देती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही थी। और जो सांगलू थी वो बस ये बोलती है कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन मेरा हस्बैंड एक बेसिक सा पर्सन है, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि इन लोगों को कुछ ज़्यादा पता चले कि वो कितना बड़ा रिच पर्सन है। लेकिन सांगलू को ये पता नहीं था, यहीं पर बहुत सारी चीजें लेकर मतलब अपने वाइफ के मायके आया हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू अपने हस्बैंड को डिफेंड करे जा रही होती है और तभी उसकी आंटी बोल रही थी कि तुम अपनी बहन से सीखो, तुम्हारी बहन का कितना रिच हस्बैंड है, कितना रिच बॉयफ्रेंड है। वो हंसते हुए बोलती कि हाँ नहीं उस उम्र का अगर ढूंढने जाऊंगी तो मुझे भी मिल जाता, लेकिन मेरे पास दिमाग है ना, मैं अंकल को सुगर डैडी रखना प्रेफर नहीं करती, बोल के अपनी आंटी का मुंह बंद करवाती है। तभी दरवाजा नक नक होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है वहां पर तो पिंक था। वो जल्द से दरवाजा बंद करती है, इतने टाइम से कवर कर रही थी झूठ मूठ बोलकर, लेकिन यहाँ पर तो सच्ची में आ गया, अब कैसे कवर करती। तो इस बात की वजह से वो दोबारा दरवाजा को खोलती है और उसके बाद वो अंदर लेती है। अंदर आने के बाद आंटी पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, तो एक काम करूंगी मैं तुम्हारे लिए उसके फैक्ट्री में कोई ना कोई पोस्ट लगाई दूंगी, सिक्योरिटी गार्ड सही, लेकिन सेल्समैन तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा ना, तुम तो बोल के देखता है। वो उसे सॉरी बोलती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तभी जो मॉम होती है सांगलू की वो आती है। उसकी मॉम ये बोलकर उन लोगों को वहाँ से भगा देती है कि तुम लोग अगर मेरे दामाद के बारे में अच्छा बोल नहीं सकते तो आने की भी कोई जरूरत नहीं, मुझे रिश्तेदारी के बारे में कोई शौक नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों को बाहर भगाया जाता है। बाहर वहाँ पर जो मॉम होती है, मॉम और डैड किचन में खाना रेडी करने के लिए जाते हैं। तभी फेंग सांगलू को इशारा करके पूछता है कि ये क्या था, मैं कब से सेल्स मैनेजर बनने लगा। वो उससे बोलती है तुम्हें नहीं पता मेरे कजन सिस्टर और मेरे अंकल आंटी कैसे, तो अगर उनको सच में पता चला कि तुम कंपनी के मालिक हो तो मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई बोधर करे बाद में आके, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये सुनने के बाद वो मन में सोचता है कि ये ऑर्डर मेरे लिए थी। और हमें दिखाया जाता है तभी थोड़ा अक्कड़ सा माहौल बनता है, क्योंकि उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। सांगलू बोलते हैं कि मुझे अपने पापा के खाने में मदद करनी है, ठीक है जल्द से खाना खा के निकलना भी तो है ना। अंदर जाती है और उसके बाद वो अपने डैड को बोलते कि डैड आप कुछ टाइम तक ये ना बोलेंगे कि मेरी शादी किससे हुई हो। वो बोलता है क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी वो बोलती है नहीं डैड वो बोल तो सकते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा ना, और मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी बात सबको पता चले, और आपको तो पता है हमारी फैमिली कंडीशन उसके सामने तो इतना अच्छा है नहीं ना, लोग आपको मुझे मॉम को बहुत कुछ बोलेंगे, मैं अपना तो सही लूंगी लेकिन मॉम ना तो सही लूंगी, लेकिन आपका मॉम के बारे में कोई बकवास करे मैं कैसे मदद कर दूँ, बोलकर ओ उनसे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी ना बोले। और हमें दिखाया जाता है डैड बोलते ठीक है बेटा, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। वो बोलते हैं डैड ज़्यादा नहीं
डैड 1 महीने का टाइम दो, मैं सब कुछ सही करूँगी और उसके बाद कोई भी बात छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत। अब हमें दिखाया जाता है जो सांगलू थी वो खाना खत्म करने के बाद वो घर पे तरफ जाने वाली थी, गाड़ी में बैठती है फेंकी, लेकिन यहाँ पर उसकी आंटी और उसकी कजन सिस्टर देख लेते। उसकी कजन सिस्टर बोल रही होती कि इतनी बड़ी गाड़ी में ये कैसे बैठ सकती है, तभी वो ये बोल रही होती कि शायद ये लोग किसी और के साथ शादी करवा के किसी और रिच पर्सन को पटा रहे होंगे, कुछ तो बैकअप ऑप्शन होगा, ऐसा वो लोग सोचने लगते हैं। घर पे जाने के बाद सांगलू जो थी फेंग था, फेंग की ना बोलने की बीमारी, उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सर्च करने लगती है। उसके बाद जैसे वहाँ पर फेंग आता है तो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ थेरापी पे चलोगे। वो बोलता है कहाँ पर, इशारा करता है कहाँ पर, तब कि मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि तुम भी बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुनिए। तुम्हें बोलते हुए देखना है तो हम डॉक्टर को मिले, किस अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। वो बोलती है प्रॉमिस, ओ इशारा करता है प्रॉमिस। उसके बाद उसके हाथ को थैंक यू बोलने के लिए टच करती है। बाद में सोचने लगती है कि इसके तो हाथ भी कितने प्यारे हैं। बाद में सोचती है सांगलू इतना ज़्यादा लाश दिखाने की भी जरूरत नहीं है, तू नोबेल कैरेक्टर में आई हुई है, सच्ची में इसकी बीवी नहीं आई। तभी वहाँ पर सांगलू जाती है, उसके क्लोज जाके बोलती है, क्या वो नजदीक से देखता है, और उसके बाद वो उससे एक पेपर देती है और बोलते हैं यहाँ पर ना कुछ मेडिकेशन है, यहाँ पर कुछ मेडिटेशन प्रोसीजर है तुम्हारी बीमारी को लेकर और तुम बहुत जल्द बोलना स्टार्ट करोगे तो ट्राई जरूर करना, बोल के बाय बोल के चली जाती है। फेंग मनी मन में सोचता है कि इसका मेरे आसपास होना मुझे इतना अच्छा एहसास क्यों दिलाता है, मैं नहीं चाहता इसके आसपास अच्छा फील करना, फिर भी कंफर्टेबल फील करता हूँ। नेक्स्ट दिखाया जाता है सांगलू अपने काम की वजह से एक न्यूज रिपोर्टिंग के लिए जा रही होती है। एक बहुत बड़ी फेमस आइडल थी योना, वो आ रही होती है, तभी वो फेंग के ब्रदर के साथ टकराती है। इसका नाम है जियान, और ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से इसी बात की वजह से उस लड़की ने उसे डिफेमेशन केस डाल दिया था और फेंग के भाई की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। बाद में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ था, तो इस बात की वजह से उसको बचाने के लिए वो बीच में घुस जाती है और हमें दिखाया जाता है फेंग का भाई उसे बोल देता है कि मेरे भाई के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, तो अब मेरे पर्सनल लाइफ में घुसकर मेरे पर्सनल लाइफ को खराब मत कीजिए, आप मेरे भाभी हो ही नहीं, मैं आपको भाभी मानता ही नहीं हूँ, ऐसा वो बोलता है। लेकिन जो हमारी सांगलू थी वो भी तो इतनी ज़्यादा लूजर तो नहीं थी, इसीलिए वो उससे बोलती है ठीक है तुम मुझे अपनी भाभी नहीं मानते लेकिन भाई को तो भाई मानते होंगे ना, मैं अभी फेंग को बुला रही हूँ। तो इस बात की वजह से वो यहाँ पर ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करता और वो जो योना थी उसे सॉरी बोलती है। योना उसकी बात से काफ़ी इंप्रेस होती है, मतलब उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना चाहती थी जहाँ पर उसको एजेंट हेड काम करना था, लेकिन ये जो प्रोग्राम था यहाँ पर कोई भी इसके इतने सगे लग नहीं रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है उसे पता भी नहीं था कि वहाँ पर फेंग एजेंट गेस्ट आने वाला है, मेन गेस्ट। और हमें दिखाया जाता है जब फेंग वहाँ पर अंदर आता है एजेंट गेस्ट, लेकिन तब तक सांगलू को पता चला अंदर कुछ इश्यू हुआ, इसलिए उसे फिक्स करने के लिए जाना पड़ता है और उसके बाद वो अंदर जाती है, जैसे तैसे करके मेहनत करके फिक्स भी कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है फेंग को पता चला ये चीज़ तो उसे अच्छा लगता है, लड़की कैपेबल तो है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो सांगलू को पता चलता है कि उसके प्रोग्राम के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है और वो बहुत खुश थी उसके दोस्तों के साथ। और उसके बाद हमें दिखा फेंग के साथ गाड़ी में घर जाने के लिए वहाँ पर आई हुई थी, लेकिन कुछ लोग जो उसे देख रहे होते हैं उसके जो अपोनेंट टीम है उनको ऐसा लग रहा था कि सांगलू दूसरे तरीके से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल करवाती है, गाड़ी के अंदर बैठती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांगलू से थैंक यू बोलती है आज वहाँ पर इमोशनल एक मोरल सपोर्ट देने के लिए। और तभी वो स्माइल करता है, वो बोलती है तुम तो बहुत प्यारा स्माइल करते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है सांगलू को उसके दोस्त का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि फेंग ने उसके प्रोजेक्ट पर काफ़ी मोटा अमाउंट खर्चा किया है। वो इतना खुश होती है, उसे थैंक यू बोल रही होती है और वो मार्केटिंग एंड अपने प्लान के बारे में बहुत सारी डिटेल बातें बोलने लगती है। और तभी वो उसे लिख देता है और जिसमें लिखा हुआ था कि तुम मेरी वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल करोगी। वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, तुम्हें तो प्राउड फील होगा। मुझे अपनी बीवी कहते हुए बोलकर उसके हाथ को ऐसे हक करके ऐसे सहल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमें ये दिखाया जाता है जो सांगलू थी वो जाती है जियान के पास, जियान मोटरसाइकिल के थ्रू कहीं जा रहा होता है, उसे एक वॉच देता है, ये बोलते हैं भाई का है भाई को दे देना। और लास्ट टाइम उसने उस एक्ट्रेस के साथ उस
एक्टर्स के साथ लड़ने से रोकने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें भी लेके आया था और थैंक यू भाभी बोलता है। वो स्माइल करती है और उसकी याद करती है कि लास्ट टाइम इसकी डेथ तब हुई थी जब ऐसा ही ओवर स्पीडिंग में बाइक लेके गया था और कभी वो मिला ही नहीं उसकी डेड बॉडी भी एक्सीडेंट, और इसीलिए वो उससे सलाह देती है कि उसको ऐसे रेनी सीजन में ओवर स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए। तो और तभी वो ये बोलती है कि तुम्हारा भाई और है तुम्हारे लिए। उसे बोलता है टेंशन ना लो, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन सांगलो की जो कॉजन सिस्टर थी ये देख रही होती है। वो सोचती है कि रेडियो स्टेशन में वो गाड़ी में घुसी थी किसी रिच पर्सन की, और यहाँ पर वो एक बाइक वाले के साथ भी इतनी इंटेंसली बात कर रही है। पक्का ये लवर होगा और उसका भी उस सीक्रेट अफेयर होगा और हस्बैंड इसके पास बैकअप है ही। इतनी कैरेक्टरलेस लड़की है, इसको तो मैं एक्सपोज करूंगी ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आंगलू थी, उसको फेंग मैसेज करने वाला था, तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आके बोलता है बॉस मैडम के ऑफिस में कुछ इश्यू हुआ है, मैडम के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही है कि मैडम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो इशारा करता है मतलब, तभी वो बोलता है हाँ किसके साथ अफेयर चल रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता ना सबको पता होना चाहिए वरना मैडम की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही है। वो बोलता है, वो लिखता है ठीक है, और वो मनी मन में सोचता है कि मुझे सबको ये बताना पड़ेगा कि ये मेरी बीवी है ताकि लोग कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करें। और वो लिखता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ शाम को, और मनी मन में सोचता है कि आज शाम को सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो ताकि कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसी उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी बातें करना पता चला। ऑफिस में इतनी अच्छी खासी रूमर फैली हुई है तो ऑफिस के रेपुटेशन के लिए, ऑफिस में अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए वो 1 वीक के गैप में छुट्टी में रहने का डिसीजन लेती है। उसके दोस्त को बुरा लग रहा था क्योंकि जो उसने किया है ना उसके बारे में उसे उल्टा सीधा झेलना पड़ रहा था। और हमें दिखाया जाता है तभी सांगलुक को उसकी दोस्त समझा रही होती है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ तो नीचे आती है, तो उसके कजन सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड आके उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं। और सांगलू भी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी, इसलिए उनको अच्छे से रिप्लाई कर रही थी। और तभी वहाँ पर फेंग आता है। फेंग को देखने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी बड़ी गाड़ी में। तभी उसके दोस्त बोल देते हैं कि ये नहीं आएगा तो कौन आएगा, इसका हस्बैंड है और इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन। सांगलू की कजन तो शॉक में। और उसके बाद जो सांगलू थी वो फेंग को बोलती है कि तुम हमेशा सही टाइम में एंट्री लेती हो, तुम तो बेस्ट हो अभी। और तभी वो स्माइल करता है और तभी उसकी कजन सिस्टर बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, माफ कर देना। तभी वो बोलती है तुम मुझसे माफ मत मांगा करो, मुझसे ना मजाक ही मत किया करो क्योंकि मैं चीज़ों को मजाक में नहीं लेती, मैं ना बाद में बदला लेने पे उतर आती हूँ और तुम्हारे लिए दिक्कत होगा बोलकर उसकी बहन का मुंह बंद करवाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद ये लोग गाड़ी में निकल लेता जाता है। गाड़ी में जाते टाइम वो उससे बोलता है, वो उससे लिख के पूछता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में होने वाली थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो बोलती है मैं हैंडल कर लेती। उसके बाद वो उसे लिख के बोल लोग आज दादाजी को मिलने के लिए जा रहे हैं। उसे प्रॉमिस करती है कि डोंट वरी मैं बहुत अच्छे से इम्प्रेस करूंगी दादाजी को। पास्ट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर सांगलू ने दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी की थी, दादाजी बहुत ज़्यादा हॉट हुए थे। अभी प्रेजेंट में जहाँ पर सांगलू थी नर्वस क्योंकि दादाजी के पास पहली बार मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन हाँ उसको ये था कि उसे आज वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से बिहेव करना। पर जो फेंग था, फेंग का कजन ब्रदर भी था जिसका नाम था आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो हमेशा आपने छोटे मोटे टूटे फूटे सैंपल्स प्ले किया करता था। और यहाँ पर भी दादाजी का सर खा रहा होता है और वहाँ पर सांगलू इम्प्रेस करने के लिए कुछ और करना चाहती थी, लेकिन उसी का पैरोडी सुनाकर और ज़्यादा एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। सांगलू बहुत एम्बेरस थी। गाड़ी में जाने के टाइम पे सांगलू को अपना कोट निकाल कर उड़ा देता है और वो बहुत खुश होती है कि एटलीस्ट मुझसे नाराज तो नहीं है। और तभी उसकी मॉम कॉल करके पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना तुम दोनों के बीच में, फेंग ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। वो बोलती है नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे से रख रहा है, आप टेंशन मत लो, मेरा हस्बैंड है, वो मुझे बुली क्यों करेगा। फेंग ये सुन के ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश होता है। सांगलू जो थी वो फेंग के साथ फेंग के ट्रीटमेंट के लिए थेरापी सेक्शन के लिए गई हुई होती है। 5 साल का था, उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होता है और वहाँ पर वो भी पड़ा था, लेकिन लकीली वो तो बच गया, लेकिन उस बात का उसे इतना बड़ा ट्रॉमा लगा था उसके बाद बोल ही नहीं पाया। मतलब उसके अंदर से बोलने की जो एक कैपेबिलिटी थी वो जा चुकी थी, प्लस बोलते हैं ना अंदर से जो आई नहीं कि उसे करना है तो होता कैसे है। जब वहाँ पर थेरापी सेशन चल रहा था तो उससे अपना वही टाइम याद आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा सफोकेट फील हो रहा होता है, प्लस रो रहा था और उसे उस बात का बहुत अफसोस था कि
जिस टाइम पे उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, सिर्फ वो ही बचा। उसे ऐसा लगता था कि वो भी बचना डिजर्व नहीं करता था। और वहाँ पर सांगलू जाती है और जो सेशन बंद होता है उसके बाद वो फेंग को हाथ को जोर से पकड़ती है, उसे प्रॉमिस करती है कि कुछ भी हो जाए वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी और साथ मिलकर ये ट्रीटमेंट सेशन खत्म करेगी। तो जो थे वो भी बोलते हैं कि आज पहली बार था, हम कंटिन्यूसली 1 महीने तक ये सेशन करते हैं और देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है। बाकी तो आप उनकी वाइफ हो, आप उसको जितना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करोगी, जितना प्यार करोगी, उतना उनको रिकवर करने में एक हिम्मत मिलेगी, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कभी भी जीने का कोई मकसद मिला ही नहीं है। वो बस एक डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं। अगर किसी दिन उनको ये लगा कि मुझे भी किसी के लिए अपने आप को जिंदा रखना है तो उस टाइम वो ठीक हो जाएंगे। बना के लेके देती है ये बोल करके, ये पीने के बाद तुम्हें स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत नहीं है और सुकून की नींद आएगी। वो मेरे मन में सोचता है कि हर रात तो मुझे ऐसे डरावने सपने आते रहते हैं, नाइटमेयर्स की तरह, वो एक्सीडेंट के बाद, और आज ऐसा नया क्या ही होगा। लेकिन जैसे ही फेंग वो सूप पी लेता है, उसके बाद फेंग पूरे रात वो इतने सुकून से सोता है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो सांगलू को जोर से हक करके सोता है। बेचारी सांगलू, उसने लाइफ में कभी ऐसे मेल इंटरेक्शन झेला ही नहीं था। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन क्या करती है, उसे पता है फेंग आज बहुत सुकून से सो रहा है, इसीलिए वो हिल भी नहीं सकती थी। इसी बात की वजह से सुबह वाला सीन जहाँ पर सांगलू तो पूरी तरह से हैंग हो रही होती है, वहाँ पर मेड बोलती है कि आप कल रात से सो नहीं पाई क्या। वो सोचती है कि पूरे रात उसने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था तो मैं कैसे सोती। और उसके बाद उसकी मेड बोलती है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ एबनॉर्मल, तभी बोलती है नहीं नहीं हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, एक्चुअली मैं रात को ज़्यादा सो नहीं पाई, बस इतना ही है बोलकर अभी सांगलू को उसके कजन ब्रदर का कॉल आता है। वो उसके साथ बात करने लगती है, लेकिन दूर से पता नहीं चल रहा था ना किससे बात करे। सांगलू अपने कजन ब्रदर के साथ बहुत मस्ती करते हुए बात कर रहे हो, तो ये देखकर तो बहुत बुरा लगता है कि वो किसी से बात करे जो इतने खुश होके। वो मन में सोचता है कि इस तरह से मुझसे तो कभी बात में दिखाया जाता है रात वाला सीन, जहाँ पर अब कल साहबजादे ने मैडम को इतना परेशान किया था कि वो हमेशा जितना बकवास किया करती थी उसके साथ वो आज कर ही नहीं पाती और पहले ही सो चुकी थी। फेंग सोचता है वो पूरे दिन उसके साथ इतनी खुल खुल के बात कर रही थी और अब जब मेरे साथ बात करने की बारी आई वो सो चुकी है, इसको मुझ पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्या। वो सोचता है कि वो ऐसी नहीं, शायद मैं जैसा सोच रहा हूँ मुझे इस शादी में ज़्यादा उम्मीद लगी हुई है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाता है और उसके बाद वो बहुत सारे ऑप्शन ढूंढता है कि अपनी वाइफ के साथ अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनाया जाए। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि अपनी वाइफ को बाहर सरप्राइज डिनर डेट पे लेके जाओ। लेकिन अब सरप्राइज की तो बात ही नहीं थी ना, वो श्योर नहीं था कि वो आएगी या नहीं, इसलिए वो उससे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शाम को डिनर पे जाओगी एक इवेंट पर। वो तो हाँ बोल देती है। वो बहुत पैरेलली फेंग भी बहुत खुश था। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो बहुत ज्यादा बदल गए शादी के बाद और खुश भी लग रहे हैं। वो ऐसे उसके लिए बहुत ज्यादा ड्रामे दिखाया जाता है। पार्टी वाला सीन जहाँ पर सांगलू काफी प्यारा गाउन पहन के गई हुई होती है, वहाँ पर कुछ रशियन पीपल होते हैं जो उसके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं, मतलब सांगलू का स्टैंडर्ड को लेकर कि ऐसी लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है। सांगलू को बहुत गुस्सा आता है। फॉर सम रीजन उसे अच्छे से उन लोगों के सामने वो अच्छा खासा इंप्रेशन तो बना लेती है। और यहाँ पर तभी फेंग आता है। फेंग उसे रोकता है और वो बोलता है कि वो सिचुएशन को संभालेगा और इस टाइम पे वो एक बार बोल भी लेता है, मतलब नॉर्मल बोल दिया था, लेकिन बाद में वो ये बहाना लगाता है कि मैंने डिसाइड किया हुआ है जब तक थेरापी पूरा खत्म ना हुई भी बातें नहीं बोलने वाला। हम लोग को ऐसा लगता है कि क्योंकि थेरापी शुरू हुआ था इसीलिए उसका एक पॉजिटिव सिम्टम दिखा होगा और वो डिसाइड करती है कि फेंग के लिए जो भी अच्छा इन्वायरमेंट है वो सब कुछ बना के वो फेंग को फिर से नॉर्मल करना में दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से सांगलू जो थी वो अपना काम कर रही होती है, फोन में बातें कर रही होती है। इस बात पे पीछे से सांगलू बोलता है, वो वापस उसके पास आके बोलते तुम बात कर सकते हो, मैंने सुना तुम्हें मुझे बुलाते हुए। और तभी वो उसे लिख के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद वो सोचती है शायद वो थेरापी का ही कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन उसकी बातें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बोलता है। उसके बाद रात वाला सीन जहाँ पर सांगलू जो फेंग था, फेंग के पास आके सोती है नींद की हालत में, उसे जोर से जकड़ कर सो रही थी। इतना तो उसने कभी किया नहीं था। ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम ये काम हमारा बंदा कर चुका था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसे थोड़ी याद है। तो उसका इतना नजदीक होकर सोना फेंग के लिए बहुत ऑकवर्ड बना देता है, जिस बात की वजह से उसे रात के 12 बजे शावर लेने जाना पड़ता है। सुबह वाला सीन जहाँ पर सांगलू उसे देखती है और बोलती है कि तुम्हारे चेहरे में इतने अजीब से एक्सप्रेशन क्यों लगा हुआ है। वो लिखता है क्या तभी होता है, मतलब तुम सोए नहीं क्या रात भर। वो क्या बोलता और वो बस बात को टाल देता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा खराब तरीके से सो रही थी। इसीलिए ऑफिस में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर दो कलीग बात कर रहे होते हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे को
लाइक करने लगते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में वक़्त लगता है, लेकिन उनकी बॉडी ना कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। इसी बात की वजह से एक-दूसरे की तरफ बॉडी पॉजिटिविटी दिखाई देता है और एक कम्फर्ट फ़ील होता है, और आपका फ़ेवरेट पर्सन, आपका कोई पर्सन जो आपके करीब आए तो आपको अजीब नहीं लगता, बल्कि आपका बॉडी कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सुन के अब वो थोड़ा-सा डाउट में पड़ जाता है। ऐसे तो उससे सांगलू पसंद आने लगी थी, लिटरली बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि क्या सांगलू मुझे पसंद करने लगी है। वो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके अंकल और आंटी आते हैं। एक दूसरे वाले अंकल आंटी थे जो उसकी कज़न सिस्टर के साथ ही आए हुए होते हैं, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो लोग जैसे सांगलू को देखते हैं और इतने बड़े पोस्ट में, और वो लोग तो लालच में आ जाते हैं, सांगलू के साथ रिश्तेदारी करने की ट्राई करते हैं। सांगलू भी बोलते हैं कि हाँ हाँ आप लोग मेरे अंकल आंटी हो, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगी। एक काम करना है, इन लोगों के रूम पर 10% डिस्काउंट देना, और वो जो कटेगा वो मेरी बहन के सैलरी से कटेगा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसकी कज़न सिस्टर का अच्छा खासा पोपट प्लस वो बाद में रिफ़ंड की ट्राई करती है। कैंसिल करने के लिए भी 1 हफ़्ता तो वेट करने का रूल था। 1 हफ़्ता पहले प्री एडवांस इन्फॉर्म करने का एक रूल था, जो ना हो पाने की वजह से उनको यहाँ पर एक करना ही पड़ता है। उसकी कज़न सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है सांगलू बाहर की तरफ जा रही होती है। वो देखती है कि जो जियान था वो बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में बाइक लेके कहीं जा रहा था। वो घबरा जाती है, प्लॉट के हिसाब से वो अब जाने वाला था और अपने दूसरे कज़न ब्रदर के साथ बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई करने वाला था, और इसी बात की वजह से उसको रोकने के लिए वो जल्द से जल्द अपना फ़ोन निकालती है, और उसके बाद फेंग को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, तो तुम यहाँ पर आ सकते हो बोलकर उसका सामान पैक करके आने के लिए बोल देती है। और उसके बाद वो उस होटल में जाती है जहाँ पर वो अपने कज़न ब्रदर के साथ लड़ाई करने के लिए गया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद सांगलू अच्छे से दोनों को सबक सिखाती है, दोनों को रोक लेती है लड़ने से। और आउट ऑफ सरप्राइज योना भी वहीं पर होती है, और हमें दिखाया जाता है जब तक वहाँ पर फेंग पहुँचता है, फेंग बोलता है कि तुम मुझे इसलिए बुलाई थी। सांगलू बोलते हैं हाँ, लेकिन बाद में फिर से वो लिखने लगता है, और अपने बड़े भाई को लिखने के बाद दोनों ही लड़ना बंद करते हैं और उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। और सांगलू को वो बोलता है कि इशारे में अरे ओके, वो बोलते हैं हाँ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे लिख के बोलता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हो ना तो लड़ने दो, वो दोनों मरे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इंजोर नहीं हो सकती, ठीक है ना, मुझे फिक्र तुम्हारी ज़्यादा होती है। सांगलू बहुत खुश होती है, और उस मनी मन में सोचती है कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से ये दोनों बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लड़ने वाले थे, और एटलीस्ट अभी ये नहीं हो पाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हुई है। वो बहुत खुश होती है, और तभी हमें दिखा इसके अंकल आंटी और इसके कज़न सिस्टर तो वहीं पर होते, और वहाँ पर आके फिर से जब वहाँ पर फेंग को देखते हैं, उसके बाद फेंग के साथ रिश्तेदारी सांगलू बोलते हैं इधर आइए, आप लोग तो मेरे अपने रिश्तेदार है ना, और वो लोग खुश होते हैं। और उसके बाद वो मैनेजर को बुलाती है, मैनेजर भी आ जाते, और उसके बाद वो बोलते हैं मैनेजर साहब ये मेरा हस्बैंड है, आपको तो पता है ना, वो बोलती हाँ। और उसके बाद वो बोलते ये लोग मेरे अंकल आंटी है, अरे मेरी कज़न सिस्टर है, ये उसकी मॉम है, मतलब ये मेरे पहले अंकल है, अरे दूसरे अंकल की वाइफ है, तो नॉर्मली ये सब मेरे अपने ही है। अगर दोबारा ये मेरे या फिर मेरे हस्बैंड के नाम से होटल में आके आपको परेशान करे या फिर कोई भी डिस्काउंट लेने की ट्राई करें तो सीधा मुंह पे मना करना, कोई इशू नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है बेबी चलो हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए ना, बोलकर वो फेंग को अंदर रूम की तरफ लेके चली जाती है, और बोलती है कि रूम में जो भी चाहिए ना वो प्लीज भिजवा देना। और वो लोग तो बस देखते ही रह जाते, वो कभी भी यहाँ पर किसी और पंगे में पड़ना नहीं चाहती थी। एंड देन हम देखते हैं अब जहाँ पर सांगलू में जाती है और रूम सर्विस के सामान भिजवाया जाता है। सामान कम, यहाँ पर तो ऐसा था कि मतलब दोनों कपल कुछ करने के लिए आए, वो वाले सामान ज्यादा लग रहे थे, और सांगलू के लिए तो कुछ ज्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस भेजा गया था। को याद आता है, उसे याद आता है कि उसने जिस तरह से बोला वो गलत लग गया। वो अब एम्बैरेस होती है कि अगर फेंग देखेगा तो क्या सोचेगा, और बहुत ज्यादा एम्बैरेस थी। तभी हमें दिखा जाता है फेंग आता है, बोलता है क्या हुआ है, तभी बोलते देखो ये मैंने नहीं मंगवाया। तभी वहाँ पर जो रूम सर्विस वाली एम्प्लॉय थी वो आके बोलती है मैम अगर कुछ चाहिए तो भी बताना, हैव अ गुड टाइम। और तभी सांगलू बोलते मैंने नहीं मंगवाया ये सारी चीजें। फेंग बोलता है अच्छा लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो लग नहीं रहा, ऐसा लिखता है, इशारा करता है, वो हंसता है। और तभी सांगलू बहुत ज्यादा ही एम्बैरेस होके अपना मुंह छुपाती है। सोते टाइम फेंग सांगलू को अपने पास खींच कर नजदीक रखे सो रहा होता है। सांगलू से सोया नहीं जा रहा था, और उससे बहुत क्लोज से निहारते हुए तो कुछ ज़्यादा ही उल्टी सीधे ख्यालें मन में ला रही थी। ऐसे नॉर्मल सा रिएक्शन था जो हर किसी लड़की को होता ही है
अगर वो किसी के इतने क्लोज हो तो वो बहुत एम्बैरेस थी, इसलिए वो भाग के जाने वाली थी। फिर से फेंग उसे ज़ोर से हग करता है और वहाँ पर सोने का ड्रामा करता है और तभी सांगलु जैसे-तैसे अपने आप को छुड़ा के और उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है ताकि कोई भी ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें ना हो जो वो फ़ोर्सफुली करे। पता चलता है कि फेंग अब बोलने लगा है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ये बोल रहे होते कि सांगलु की तो लाइफ़ बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब वही तो उसके लाइफ़ में कमी थी और वो भी वापस आ चुका है, मतलब उसका हस्बैंड बोल सकता है, तो इसके अलावा क्या चाहिए? वहाँ पर एक लड़की थी जो बिल्कुल भी काम की तो नहीं थी, जो सिर्फ़ अपने ब्यूटी ट्रैप करके लोगों को फँसाना जानती थी। इसका नाम सोचती है कि तब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो ऑफ़िस में आया हुआ था सांगलू को लेने के लिए, तभी उसने देखा था कि जो मैनेजर सांगलू को गिरने वाली थी तो उसे होल्ड करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने प्रेसिडेंट को वहाँ पर देखता है उसके बाद वो दूर करता है और हमें दिखाया जाता है वो तो अनइंटेंशनली हुआ था, जानबूझ के तो नहीं हुआ था। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो फेंग था ऑफ़िस में था, तभी उसे मैसेज आता है एक कार्ड में लिखा हुआ कि क्या शाम को डिनर करें, और वो वही कार्ड था जो हमेशा सांगलू यूज़ किया करती थी उससे बात करने के लिए। तो इसी बात की वजह से वो खुश होकर जो सांगलू को पसंद है, जिस तरह की चीज़ें पसंद है वही करते हुए वो जाता है। रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा था सांगलू का, लेकिन यहाँ पर तो नीना आती है। नीना को देखा तो वो शॉक में, नीना को पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं आपको सच बता सकूँ। वो बोलता है कि ऑफिस के एम्प्लॉय होने के बाद तुम ऑफिस के बॉस के साथ ये सब कुछ कर रही हो। नो यू डोंट थिंक कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है या फिर तुम्हें जॉब से भी हाथ धोनी पड़े। वो ये बोलकर जाने वाला था, तभी वहाँ पर वो एक ऑडियो प्ले करती है जहाँ पर सांगलू ये बोल रही होती है कि मुझे उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं था, इसलिए करना पड़ा था। फैमिली वालों ने अरेंज मैरिज करवाया था, वरना तो उसके साथ रहना भी सफोकेटिंग है, मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। ऐसा गुड फॉर नथिंग इंसान किसको पसंद होगा? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है मुझे बहुत बुरा लगता है आपके लिए, आप इतने कैपेबल हो फिर भी सांगलू आपकी कोई कदर नहीं करती, वो बस प्रेटेंड कर रही है और वो इतनी खूबसूरत है, आपको पता है वो एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी, वो अच्छी है अभी आपके साथ, बस वो प्रेटेंड कर रही है। फेंग उसे बोलता है कि ऑफिस के सीईओ को इस तरह से झूठ बोलकर प्राइवेट मिलना और उसको कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें उसके मन में बैठाना भटकाना वो सब कुछ गैर कानूनी है, मैं तुम्हें इसके लिए जेल भी डाल सकता हूँ। तो अब यहाँ से फुटो बोलकर वो चला जाता है और हम देखते हैं अब रात को उसे बुरा तो लग रहा था, इसी बात की वजह से वो उसके मैसेजेस का रेगुलर रिप्लाई भी नहीं देता, ना ही उसके साथ डिनर करने के लिए वेट करता है, और जो थी किसी और के साथ बातें करती है तो भी उसे बहुत ज्यादा चैलेंज महसूस होने लगता है, मतलब थोड़ा इनसिक्योर हस्बैंड वाला सारा हरकत करने लग जाता है। सांगलू परेशान होती है क्योंकि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, फिर से ये क्या कर रहा है, अब उसे दिल से बुरा लगता है क्योंकि बंदी इतना एफर्ट डाल रही है एंड देन व्हाट्स हैपनिंग। इस बात की वजह से जब फेंग शाम को आता है तो उसके पास भाग के जाते है, उसे हक करती है। वो बोलती है तुम मुझसे नाराज हो, मैंने कुछ बिगाड़ा है? समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर। वो बोलती है मैं इतना ट्राई कर रही हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ नॉर्मल करने का, हस्बैंड वाइफ वाले जो रिलेशन होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होना चाहिए, वो सब कुछ सही करने का, तुम मुझे इग्नोर ही कर रही हो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर नहीं रहे हो, बताओ ना मैं कहाँ पर गलत हूँ, इतना कुछ कर रही हो, मुझे बताओ मुझे क्या सही करना चाहिए। मैं नहीं देख सकती तुम किसी और को प्यार करती हो, मुझे पता है मेरे साथ अच्छी हो, बस एक काम करो तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें फ्री कर तुमसे प्यार करती हूँ और क्या तुम अपने आप को अपने मेरी लाइफ से दूर करो। वो शौक में वो बोलता है क्या, तभी वो बोलती है हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, बाकी किसी और से क्यों प्यार करने लगूंगी, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हुए मुझे तो मुझे किसी और से प्यार करने की क्या जरूरत। और उसके बाद सीन को काटा जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर सांगलू बहुत ज्यादा हंस रही होती है मनी की बेवकूफ़ी को याद करते हुए कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी वाइफ उसको इतना प्यार करती है और खुद के साथ जेलस हो रहा था और वो अपने आप से ये बोल रही होती है कि इतना क्यूट हस्बैंड मिला हुआ है। ओ याद करती है कल रात उसने किस तरह से उसे एक्सप्लेनेशन दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मन का जो वेम था कि वो उसे प्यार नहीं करती हो तो खत्म हो गया था। डैड बोलते है कि मॉम इंजर हो गई जल्दी से आ जाओ, वो टेंशन में पड़ती है, वो जल्द से जल्द अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर घर पे जाते हैं। बाद में पता चला इतना तो चोट नहीं लगा था, डैड ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। इन दिन हम देखते हैं अब यहाँ पर साथ में बैठकर खाने के लिए ऑफर किया जाता है, उसके बाद सब कुछ तो ठीक था लेकिन ड्रिंक ऑफर करते हैं डैड, और पहले तो मना करती है कि ये ड्रिंक कभी नहीं करता, लेकिन अब ससुर जी के सामने वो बिल्कुल भी कोई बुरा इंप्रेशन बनाना नहीं चाहता था, इसी बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुले में ड्रिंक करने लगता है और वो उसे रोक रही होती है कि तुम इतना ड्रिंक कभी करते नहीं हो, प्लीज़ मत करो, लेकिन वो सुने तो ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टाइम पे दोनों ही ऑफ हो जाते हैं। मॉम बोलती है मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती हूँ सुलाने के लिए, तुम अपने हस्बैंड को लेके जाओ, डॉक्टर में हैंगओवर सूप लेके बाद रूम में लेके जाती है और उसके बाद इतना लंबा चौड़ा आदमी उसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, बेड के ऊपर गिर जाता है
और उसके बाद उसके बहुत क्लोज थी। वो उसे थोड़ी देर तो देखते रह जाती है, उसके बाद खुद ही अपने आप को बोलती है संभाल, रिलैक्स, ऐसे किसी को ताड़ना गलत है। बाद में रियलाइज करते हैं पर मैं तो इसकी बीवी हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, अरे लीगल है। और उसके बाद थोड़ा उसके मन में लालच आने लगता है, उसको बहुत क्लोज देख रही होती है, उसका एडम एप्पल को टच करने वाली बात फेंग जो था उसकी तरफ मुंह करता है, जिसके चक्कर में इन दोनों का एक्सीडेंटल केस हो जाता है और हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वो उसे नीचे की तरफ पुश करता है और बोलता है यू आर राइट, वी आर लीगल कपल और हम दोनों का क्लोज आना नॉर्मल है ना वाइफी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उससे किस करने लगता है। ये दोनों प्यारा सा नेक्स्ट डे मॉर्निंग को दिखाया जाता है। सांगलू थोड़ी सी एम्बैरेस थी कल रात की बात की वजह से, और मॉम पूछती है क्या हुआ तुम्हारे फेस में थोड़ा सा ऐसा है, तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हारा फेस लाल लाल पड़ा हुआ है। वो बोलते नहीं मॉम, वो मुझे लगता है कुछ रिएक्शन हुआ होगा। उसके बाद वो बोलते मुझे घर जाना है, तभी हो बोलता है ठीक है चलो, और उसके बाद उससे लेकर चला जाता है। मॉम समझ जाती है, मॉम डैड के इन दोनों का जो एक अच्छा सा रिश्ता है वो अभी वही फेज पे चल रहा है। उसके बाद यही जल कोकरी नीना फिर से एक बार आती है फेंग के कमरे में, और उसके बाद वहाँ पर फूल एक सिरक के पोज देते हुए बोलती है कि मैं सांगलू से अच्छा खाना बना लेती हूँ, अगर चाहती हो तो बोलती है कि मैं उससे बहुत बेटर हूँ, मैं आपको खुश रख सकती हूँ। वो बोलता है अच्छा। उसके बाद उसके हाथ से फाइल को छीन लेता है और वो बोलता है कि ऑफिस में डिसिप्लिन को फॉलो ना करना, इनप्रॉपर इनअप्रोप्रिएट हरकतें करना और अपने टैलेंट के अलावा बाकी सब कुछ शो करके ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब करना लॉ के अगेंस्ट है, तुम्हें पता है ना। वो बोलते पर मैं तो, तभी वो बोलते कि तुमने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया है और तुम हर बार मेरी वाइफ को नीचा दिखाने के लिए ऐसी कोई ना कोई हरकतें करती हो जिसको मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आई थिंक तुम ना इस काम के लिए बनी नहीं हो, तो आई एम गोइंग टू फायर यू। मैं इस कंपनी का सीईओ बोलती पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस आपके लिए ऑडिट थी। वो बोलते किसने बोला आप मेरे लिए ऑडिट होने के लिए, मैंने तो नहीं बोला, जस्ट गेट लॉस्ट। वो बोलते पर बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे फायर नहीं कर सकते। तभी फ्रेंड बोलता है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, और तुम जैसी लड़की आज मेरे साथ ऐसा कुछ हरकतें करने की ट्राई कर रही हो, मिस तुम किसी के साथ भी करोगी, तो इट्स बेटर गेट आउट, यू आर फायर्ड बोल के उससे काम से निकलवा देता। उसके पास जाती है और उसे बोलता है कि उस दिन अगर मैं अपने डैड को ना बोलता बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसने आइसक्रीम खाने की जिद की थी और बाहर घूमने जाने की जिद की थी, जिस बात की वजह से उसके पेरेंट्स उसके साथ गए थे और वो बच्चा उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, और इसी बात की वजह से फेंग बहुत ज़्यादा अपने आप को एक जिम्मेदार ठहराता था। और यही बातें वो बोल के रो रहा होता है। वो उसे हक करती है और बोलती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें पता नहीं होता ना हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अगर पहले ही पता होता हम सब कुछ सही करके बैठते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड जाने के बाद भी तुमने अपना एक असली भाई और एक कजन ब्रदर को बहुत अच्छे से बड़ा किया हुआ है, तुमने सारी जिम्मेदारी निभाई हुई है, उनको तो प्राउड फील होता होगा। तुम इस सब के चक्कर में अपने आप को बुरा फील करवाने की कोई जरूरत नहीं, बोल के उसे हक करती है, उसे समझाती है, उसे संभालती है। वो धीरे धीरे करके लौट के सारी चीज़ें चेंज कर चुकी थी, दोनों भाइयों में अच्छा बॉन्डिंग करवा चुकी थी, मतलब उसके कजन ब्रदर्स में उसके कजन ब्रदर उसे सच्ची में भाभी मानते थे। वहाँ में आखिरी सीन जहाँ पर ये दोनों एक प्रॉपर वेडिंग रिचुअल कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ ड्रामा खत्म। यस, और मैंने वांगीरान का एक ड्रामा खत्म कर लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे ड्रामा भी पसंद आया और मुझे ये बंदा ज़्यादा ही पसंद है, तो आई विल मेक श्योर अगर नेक्स्ट टाइम इसका कोई ड्रामा आता है तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।